lecture. This will be our 6th lecture, I think so. And where we have left, that was the sewage treatment plant. So we'll start with the same. हमने डिस्कस किया था प्राइमरी ट्रीटमेंट, वहाँ पे हमने देखा था, we will again repeat somewhat, ठीक है. वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे सेपरेशन हो रहा था प्राइमरी ट्रीटमेंट में. फर्स्ट लेयर was effluent, the middlemost layer was that of grit, and the last at the bottom layer was primary sludge. वहाँ से हमने देखा था कि जो भी effluent बचते हैं वो हम कहाँ ले जाते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में. Now what is happening? You are seeing around your house, in oceans, in rivers, human beings are excreting lot more things which are very harmful. अभी अगर हमें पानी को क्लीन करना है because वो polluted हो गया है, why? क्योंकि हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे पानी water is getting more and more polluted. तो उसे क्लीन करने के लिए we are looking for treatments, that is primary treatment and secondary treatment. प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने देखा था कि वी हैव डन फिल्ट्रेशन, देन वी हैव डन सेडिमेंटेशन. नाउ अगेन फर्दर अब हम क्या करेंगे, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद जो भी हमें मिलता है दैट इज अवर एफ्लुएंट. अब वो एफ्लुएंट को हम कहाँ पे ले जाएंगे, वी विल टेक द एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट टू द एयरलिफ्ट टैंक. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वी विल टेक एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट टू द एयरलिफ्ट टैंक. आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज इट इज नॉन एज एयर ब्लोअर. ये क्या है, एजिटेटर है, और यहाँ पे हमने एफ्लुएंट रखा है. इसके साथ साथ हमने देखा था फ्लोक. फ्लोक यानी क्या है, बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी. जब बैक्टीरिया और फंगी, कैसे बैक्टीरिया, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, एयरलिफ्ट है यानी कि एरेशन है. तो कैसे बैक्टीरिया ग्रो होंगे, जो कैसे होंगे, दैट आर एरोबिक इन नेचर. द हायर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी, the higher their growth, we call that as flock. उसको हम क्या बोलते हैं, flock. So flock is nothing but combination of bacteria plus fungi. अब क्या होगा, यहाँ पे effluent है यानी कि हमें यहाँ पे जो भी water है उसे clean करना है. अभी यहाँ पे organic matters होंगे, we have seen in last lecture. क्या होगा वहाँ पे, organic matter. अभी बैक्टीरिया और फंगी ग्रो कैसे होंगे, उनको फूड तो चाहिए कुछ खाने के लिए. वी आर ईटिंग सो वी आर ग्रोइंग, वी आर लिविंग. In the same way, bacteria and fungi require some nutrition. From where they will take their nutrition? They will take from organic matter. यानी कि वो किस पे फीड करेंगे, क्या खाएंगे, organic matter. This is the third point. Then comes BOD level जो हमने देखा था. अभी यहाँ पे जितना organic matter ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा उसे कंज्यूम करेंगे. तो ऑर्गेनिक मैटर जितना हाईएस्ट होगा वहां से होता 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 वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा. तो लोअर द ऑर्गेनिक मैटर तो लोअर द बीओडी. तो हमने देखा था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी क्या, जितना ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया और फंगी कंज्यूम करते हैं, जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं उतना ही कम उसका क्या होता जाएगा, बीओडी. वाई, जितना ज्यादा वो लोग कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर तो जितना भी कंटेंट है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का वो डिक्रीज होता चला जाएगा. और जो भी कंटेंट डिक्रीज हुआ है उसके सामने इनडायरेक्टली बीओडी का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. दिस वर द थिंग्स which we have discussed in our last lecture. I hope till here you are clear. Now we'll move forward. अभी क्या होगा, यहाँ पे जो भी हुआ at last organic matter is gone. क्यों, किसने खाया ऑर्गेनिक मैटर को, बैक्टीरिया एंड फंगी. उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोक. तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया. अभी क्या होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर इज डिक्रीज्ड. देन व्हाट, नाउ वी विल टेक दिस थिंग्स इनटू सेडिमेंटेशन टैंक. अब हम कहाँ पे ले जाएंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में. वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी था ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया, बीओडी लेवल डिक्रीज हो गया. बचा क्या, व्हाट इज लेफ्ट, ओनली बैक्टीरिया एंड फंगी. क्या बचा है, बैक्टीरिया एंड फंगी. नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, वी विल टेक इट टू सेडिमेंटेशन टैंक जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, बैक्टीरिया एंड प्लस फंगी. दिस टुगेदर. अभी तक हमें ये क्या बोल रहे थे हम, इसको फ्लोक. हम क्या बोल रहे थे, फ्लोक. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट हम इसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज. वी विल कॉल इट एज एक्टिवेटेड स्लज. क्यों एक्टिवेटेड स्लज, बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं,
किसको खाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को। जैसे ही हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कर्ड को हम मिल्क में डालते हैं एज ए इनोक्यूलम। क्यों? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम इनोक्यूलेट करते हैं, उससे क्या होगा? मिल्क में से कर्ड बनेगा, पार्शियली डाइजेशन होगा। वैसे ही यहाँ पे कोई भी वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर या एफ्लुएंट्स होंगे उसको रिमूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बैक्टीरिया एंड फंगी। तो हम अगेन अगर फिर से ये साइकिल हमें रिपीट करनी है तो हमें क्या चाहिए? बैक्टीरिया और फंगी, जो हमें लास्ट में मिल गया। दिस इज बैक्टीरिया एंड फंगी। अभी इस सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी बैक्टीरिया और फंगी होंगे उसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्यों? देयर आर सम पॉइंट्स, लुक हियर, देयर आर नो ऑर्गेनिक मैटर। हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया है, पता है ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है। ओनली फ्लॉक्स आर देयर। कौन बचा है? ओनली बैक्टीरिया एंड फंगी। सो नाउ दे आर नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। अब इसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। क्यों? क्योंकि वो अगेन एज ए इनोक्यूलम यूज होगा। अगेन हम उसको कहाँ पे डालेंगे? एयरलिफ्ट टैंक में। क्यों? इफ यू विल टेक दिस टू एयरलिफ्ट टैंक, यहाँ पे फिर से हमने कुछ एफ्लुएंट डाले तो ये एक्टिवेटेड स्लज इनोक्यूलम के जैसे एक्ट करेगा और आफ्टरवर्ड्स वो क्या करेगा? यहाँ पे जो भी एफ्लुएंट्स होगा उसमें से फिर से ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा, फिर से वो सारी चीजें क्लीन करेगा एंड अगेन इट कैन बी यूज्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? बैक्टीरिया और फंगी, जिसको पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में फ्लोक बोल रहे थे और अभी आफ्टरवर्ड्स वी आर कॉलिंग इट एज एक्टिवेटेड स्लज। आई होप दिस इज क्लियर। प्राइमरी ट्रीटमेंट में से एफ्लुएंट को लिया, यहाँ पे डाला, क्या है? फ्लोक है। किस पे फीड कर रहा है? ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहा है। नाउ यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो गया, बचा क्या हमारे पास? बैक्टीरिया एंड फंगी। उसको हम डालेंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। फ्रॉम दिस सेडिमेंटेशन टैंक दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। किसको एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे? बैक्टीरिया और फंगी को। और जब व्हेनेवर रिक्वायर्ड to do the feeding of organic matter, we are using this activated sludge. अगर हमें ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करना है, डाइजेस्ट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? ये एक्टिवेटेड स्लज को। नाउ कीप इट असाइड। अभी क्या होगा? अभी हमें स्टिल वाटर क्लीन नहीं मिला है, स्टिल द वाटर इज नॉट क्लीन। तो अभी हम क्या करेंगे? नाउ आफ्टर डूइंग दिस फर्स्ट, that is airlift tank, then keeping it into sedimentation tank, अभी तीसरा आएगा, that is known as anaerobic sludge digester. Anaerobic sludge digester नाम से ही पता चल जाएगा anaerobic in nature, that is वो कैसे है? aerobic नहीं है, O2 required नहीं है, उनको क्या चाहिए? विदाउट ऑक्सीजन एनवायरमेंट, यानी कि anaerobic environment. anaerobic जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी क्या करेंगे? They will feed on aerobic और दे विल फीड ऑन फ्लॉक। जो भी फ्लॉक बचा था उन पे वो फीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस आर अवर फ्लॉक, दिस इज अवर फ्लॉक। ऑन दिस पर्टिकुलर फ्लॉक एनारोबिक बैक्टीरिया विल फीड, एनारोबिक बैक्टीरिया विल फीड, वो उनको खा जाएंगे। अभी जितने ज्यादा एनारोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक को ईट कर जाएंगे, अभी जो भी बचेगा देयर इज नथिंग बट देयर इज ओनली लेफ्ट इज क्लीन वाटर। अभी क्या बचा है? ओनली क्लीन वाटर। पहले हमने देखा था, वी हैव सीन कि बैक्टीरिया जो भी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है उसको फीड करते हैं, उसको खा जाते हैं। आफ्टरवर्ड्स जो भी बचता है वो हम सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। जब भी रिक्वायर्ड होता है वो एक्टिवेटेड स्लज को हम यूज करते हैं। बट एट सम पॉइंट दिस फ्लोक आर यूजलेस, वो यूजलेस हो जाते हैं जो पानी में प्रेजेंट है। अभी हमें फ्लॉक भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम उसको किस में डालेंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। The flocks that are left are transferred to ASD if asked. ASD is anaerobic sludge digester. These anaerobic bacteria then feed on flock. फिर वो anaerobic bacteria किसको खाएंगे? Flocks को खा जाएंगे. They digest them. They break down that flock. They break down or they digest bacteria and fungi. तो अभी कुछ भी नहीं बचा है। ऑर्गेनिक मैटर चला गया, देन एरोबिक बैक्टीरिया और फंगी चले गए। अभी जो भी बचा है हमारे पास दैट इज अवर क्लीन वाटर। सो दिस वाज, वी हैव रिफर्ड अवर back lecture, that was primary treatment,
एंड विद दैट वी हैव डिस्कस्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसमें हमने बात की है एयरलिफ्ट टैंक की. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं तब तक जब तक ये यूजफुल हो. इफ यूजलेस तो हम कहाँ पे जाएंगे, एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर में, जहाँ पे फ्लॉक्स को ब्रेक डाउन करेंगे कौन, एनारोबिक बैक्टीरिया, और हमें लास्ट में क्या देंगे, वो क्लीन वाटर. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. थैंक यू सो मच. We will continue with our ongoing lecture. We were discussing about anaerobic sludge digestion, जहाँ पे anaerobic bacteria फ्लोक्स को फीड करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर डालते हैं और हमें क्या देते हैं, क्लीन वाटर. उसके साथ साथ हमने देखा था they are giving us something else very important, that was biogas. Biogas क्या है आपको पता है, ठीक है. It is having two important properties. It is inflammable and second point, it is very helpful. It is a good source of energy which is used in rural areas for giving them light and to also provide them with gas which is not available there at all. Now, moving forward, हम topic कौन सा discuss कर रहे हैं, that is STP, which is written here, that is sewage treatment plant. Sewage treatment plant के लिए हमने देखा था अगर वो ठीक से maintain नहीं होगा, then urban areas में what will happen, the sewage will go on increasing day by day. In front of that, sewage treatment plants are not available which will be maintained by someone. अगर वो maintain नहीं होगा, then there are very two harmful things taking place. One is untreated sewage is present and second is waterborne diseases are taking place. For that, who is responsible? So here you have to remember the name of that particular ministry with the help of one trick. Females याद रखना है, यानी कि girls, females. फीमेल्स ऊपर से आप याद कैसे रख सकते हैं, FEM यानी कि फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. F यानी कि फॉरेस्ट, E यानी कि एनवायरमेंट, M यानी कि मिनिस्ट्री. सो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, दिस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम. Sewage treatment plant is being maintained by whom? Then it is FEM. You have to remember. If you can remember, it's okay. If you cannot, then remember females. उसमें से F is forest, E is environment, and M is ministry. Forest and environment ministry both are responsible for sewage and sewage plant treatment and to manage them. Now they are again maintaining or they are taking action for oceans and rivers. By day, human beings are polluting ocean and rivers. For that, two very important things are there, two very important plans. One is Ganga Action Plan and the another one is Yamuna Action Plan. They both are maintaining this both. Ganga Action Plan maintained by FEM, Forest and Environment Ministry, and Yamuna Action Plan is also being maintained by Forest and Environment Ministry. I hope this portion is clear. We'll move forward to biogas. Now, as biogas is very important, but who is giving that biogas? Obviously, we are discussing about effect of or the useful nature of organisms in human life. So here also, who is responsible? Microorganisms. Who is giving us biogas? Microorganisms. But which type of microorganisms? They are anaerobic in nature. See here, biogas. They are produced by microbes. But when they are produced, when a particular anaerobic organism is undergoing growth, during their growth, they are undergoing metabolism. What is metabolism, you know? In layman's language, you can understand like all the chemical reactions taking place inside body. It can include anabolism as well as catabolism. Both together, they are known as metabolism. So, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जब भी कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा होगा, उसके एंड प्रोडक्ट में जो रिलीज होगा वो होगा बायोगैस. ओके, नेक्स्ट, गैसेस प्रोड्यूस्ड आर देयर एंड प्रोडक्ट. किसके एंड प्रोडक्ट्स हैं? दे आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Whatever gases they are producing, they are the end products. We have seen in the last lecture कि वो लोग कौन से end products में gases produce करते हैं. That was methane, that was carbon dioxide, and that was H2S. So these three gases were being produced.
आउट ऑफ द प्रीडोमिनेंट कौन सा था, मीथेन गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2S थे वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे, इन लोअर अमाउंट। हियर सेम विल फोकस ऑन gases produced are the end product, and it depends on two very important things. This is very important. It depends of microorganisms कौन से हैं, किस पे डिपेंड करता है, microorganisms कौन से हैं, एरोबिक है या एनारोबिक है, और it depends on organic substrate they utilize, और किस चीज को वो एज ए फूड लेते हैं। अभी पता है ऑर्गेनिजम्स किस पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और वो कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लेते हैं, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपको बायोगैस कैसा मिलेगा। ठीक है, what type of biogas you want will depend on two things, microorganisms and organic substrate they utilize on। उसके दो एग्जांपल्स हम देख ले। हमने देखा था चीज के प्रोडक्शन में कौन सा बैक्टीरिया था, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। हमने देखा था ब्रेड के लिए यीस्ट कौन सा था, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। इन द सेम वे इफ दे आर फीडिंग ऑन समथिंग the substrate which are such that they will give us product like cheese, duff and beverages। अगर वो कोई फ्रूट जूस पे फीड करेंगे, अगर वो कोई रॉ मटेरियल्स पे फीड करेंगे, हमने देखा था, तो वो हमें ये सारी चीज देंगे जो किसके लिए हेल्पफुल है, ह्यूमन बींग्स के लिए। पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेल्यूलोज को लेंगे एज ए ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, किसको लेंगे, they will feed on cellulose। कैसे microorganisms anaerobic in nature, तब वो हमें क्या देंगे, बायोगैस। कौन से है, सी, if they are feeding on cellulose, listen carefully, then they will give us methane, carbon dioxide and they will give us hydrogen। यहाँ पे वो सेल्यूलोज पे फीड कर रहा है इसलिए H2S नहीं है, लेकिन they will give us methane, carbon dioxide and hydrogen। Here you know the amount of methane is always higher, is always predominant, and the bacteria who are producing this methane are known as methanogens। उन्हें क्या बोला जाता है, methanogens। gens यानी कि जीनस, मिथेनो यानी कि मीथेन प्रोड्यूसिंग जीन्स, और उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, मिथेनोबैक्टीरियम। जीनस यानी कि मिथेनोजेंस, बैक्टीरिया यानी कि मिथेनोबैक्टीरियम। You have to remember now where these methanogens are present, where these methanobacteria are present, they are exactly present in rumens of the cattles। कैटल्स के स्टमक में प्रेजेंट रहता है, कैटल्स यानी कि डॉग, काउ एक्सेट्रा, उनके स्टमक में कौन रहता है, मिथेनोबैक्टीरियम। बिकॉज दे आर स्टेइंग इन देयर स्टमक, they produce this type of gases when they feed on cellulose, and that gas is normally known as गोबर गैस। उन्हें हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस, क्योंकि कहाँ पे पाया जाता है, कैटल्स के गोबर में, इन द डंक ऑफ कैटल्स। ठीक है, अगेन वी हैव टेकन टू एग्जांपल्स, एक जो हमें चीज देता है और बेवरेजेस देता है, जो कौन यूज करता है, ह्यूमंस। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी रॉ मटेरियल्स या फ्रूट्स पे सबस्ट्रेट को लेंगे एज ए फ्रूट, तो हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर वो सेल्यूलोज को लेंगे एज ए फूड, और कौन से होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनाएरोबिक, तो हमें वो गैस देंगे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अगर मीथेन है तो उस बैक्टीरिया को बोला जाएगा मिथेनोजेंस या मिथेनोबैक्टीरियम, और वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, इन द रूमेंस ऑफ कैटल यानी कि कैटल्स के स्टमक में। और जो भी गैस प्रोड्यूस होता है वो नेचुरली हम उसको बोलते हैं गोबर गैस। ठीक है, दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट बायोगैस, how organisms are feeding and what type of gas they are giving to us। Very important in this lecture is sewage treatment plant कौन maintain करता है, forest and environment ministry। ऑर्गेनिज्म अगर एनारोबिक है और सेल्यूलोज पे फीड करता है तो वो कौन से गैसेस हमें देता है और वो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे। These things are very important। I hope today's lecture is clear to you all, and stay tuned for the next lecture, and thank you so much। Today we'll continue with our last lecture where we were left. That was, we have seen primary treatment, we have seen secondary treatment. We were at the edge of understanding anaerobic sludge digestion। Anaerobic sludge digestion क्या कर रहा था? It was feeding on floc। Floc क्या है?
बैक्टीरिया एंड फंगी। जो भी बैक्टीरिया एंड फंगी जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे थे, अभी अगर हमें वो भी नहीं चाहिए, फ्लॉक्स भी नहीं चाहिए, अभी हमें सिर्फ क्या चाहिए, क्लीन वाटर। तो फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आएगा, दैट इज एनारोबिक स्लज डाइजेशन, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया किस पे फीड करेंगे, फ्लॉक्स पे फीड करेंगे। यानी कि दिस आर आवर फ्लॉक्स, ये सारे हमारे फ्लॉक्स है, एक वन बाय वन they will digest all the flocks, so they will go on digesting them such that we will be only remaining with the portion known as clean water. हमें क्या मिलेगा, clean water. So I have written some of the steps here with the help of which you can understand easily. Anaerobic bacteria, they will feed on flocks. Flocks are nothing but bacteria and fungi. Now this flocks will give us very two important things. अभी ये flocks हमें दो बहुत ही important चीज देंगे। वो दो important चीज कौन सी है? First is, you all know, they are giving us fresh water. We will be getting fresh water. And the second very most important thing, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए नहीं। We are staying in urban areas, we are staying in cities, but जहाँ पे रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज यानी कि जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे कुकिंग करने के लिए गैस अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए दिस बायोगैस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें एनारोबिक बैक्टीरिया दे रहे हैं वो क्या है, बायोगैस। कैसे देंगे? When they will be eating this flocks, जब वो flocks को eat करेंगे as an end product, you have to specify as an end product, वो हमें क्या देंगे, बायोगैस। anaerobic bacteria as an end product will give us biogas. Now what is biogas? If you don't know, please look forward, we'll discuss about that. Biogas is nothing but type of gas which are having two important properties. The first important property is they are inflammable, यानी कि वो आग जल्दी से पकड़ लेता है। दूसरा, इट इज अ गुड एनर्जी सोर्स, इट इज अ गुड एनर्जी सोर्स। अगर वो गुड एनर्जी सोर्स है तो वो गैस की हेल्प से हम रूरल एरियाज में दो चीजें कर सकेंगे। फर्स्ट इज वी कैन प्रोवाइड गैस फॉर कुकिंग एंड वी कैन प्रोवाइड लाइटनिंग। So two things we can provide in rural areas. Where? In rural areas we can provide cooking as well as we can provide lighting. Why? Because it is biogas is good energy source. Second very important thing, which gases are produced? Name itself suggests it is a type of gas. तो कौन से gas produce हो रहे हैं यहाँ पे? It produces gases like methane gas, that is CH4, CO2, carbon dioxide and H2S. So it is producing three very important gases, that is CH4, CO2 and H2S. Now यहाँ पे सबसे ज्यादा से ज्यादा गैस कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैस बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बायोगैस, इट इज मिथेन गैस। विच गैस? मिथेन गैस। Another two are produced in lower amount, CO2 and H2S. ये दोनों कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? Less. So CH4, that is methane gas, it is produced predominantly. You have to write this word. Predominant यानी कि सबसे ज्यादा, dominant है। तीनों में से सबसे dominant कौन सा है? Methane. That is predominant, which is produced in higher amount यानी कि more. If we talk about CO2 and H2S, then they are less produced compared to methane gas. I hope till here you are clear. Next point, this biogas is produced more than centuries. सदियों से ऐसे ही anaerobic bacteria की end product में हमें biogas मिलता है। यानी कि हमने कोई भी ऐसी मेथड डेवलप नहीं की है जो नेचुरली बायोगैस प्रोडक्शन को रिप्लेस कर सके। यानी कि यू कैन टेल नॉट रिप्लेस्ड बाय मैन मेड राइवल्स, यानी कि मैन मेड की कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसने बायोगैस के नेचुरल प्रोडक्शन को रिप्लेस किया हो। आई थिंक यू आर गेटिंग। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन। अभी क्या हो रहा है? वी नीड बायोगैस। व्हाई वी नीड इट? फॉर रूरल एरियाज, to give them gas for cooking, to give them lightning such that they can also have fan, they can also have light like us. But what is happening? Urban areas day by day increase होते जा रहे हैं। Urban areas are developing more and more. Cities are developing more and more. Sewage सबसे ज्यादा हर सेकंड बाहर निकलता है, either in oceans, either in on land.
सब जगह पे सीवेज हर सेकंड बाहर रिलीज हो रहा है, लेकिन उसके सामने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उतने नहीं है. सो व्हाट विल हैपन, we won't be able to provide primary treatment, we won't be able to provide secondary treatment, and because of that two very worst things are coming out. दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. तो क्या है? फर्स्ट इज अनट्रीटेड सीवेज. सीवेज ऐसे ही ट्रीटमेंट के बिना रह जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनट्रीटेड सीवेज. उसकी वजह से अगर पानी में सीवेज ट्रीटमेंट नहीं दिया तो क्या होगा, वहां पे से जो भी माइक्रोब्स जो सीवेज पे डेवलप होंगे उनकी वजह से हमारे लिए हार्मफुल डिजीजेस डेवलप होंगे. तो हम उसे कहेंगे वाटर बोर्न डिजीजेस अराइज. तो अर्बनाइजेशन अगर है, यानी कि अर्बन एरियाज है, सीवेज सबसे ज्यादा है, इंक्रीज्ड इन सीवेज, बट देर आर नॉट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो उसकी वजह से दो इम्पोर्टेंट वेरी हार्मफुल थिंग्स आर बीइंग ऑपरेटेड फॉर ह्यूमन बींग्स. एक तो है अनट्रीटेड सीवेज और दूसरा है वाटर बोर्न डिजीजेस आर अराइजिंग. सो वी डिस्कस्ड अबाउट एनारोबिक स्लश डाइजेशन, कैसे एनारोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक को ईट करते हैं. एक हमें फ्रेश वाटर देते हैं, दूसरा वो एंड प्रोडक्ट पे बायोगैस रिलीज करते हैं. बायोगैस यानी कि गैस जो इन्फ्लेमेबल है और एनर्जी का गुड सोर्स है. दूसरा, द गैसेस प्रोड्यूसर CH4CO2 and H2S. सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला बायोगैस कौन सा है? मीथेन, दैट इज CH4. सबसे कम CO2 and H2S. अभी द बायोगैस प्रोड्यूस्ड आर मोर देन सेंचुरीज, सदियों से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन मेन मेड कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसने इसको रिप्लेस किया हो. किसको? नेचुरल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. एंड अर्बनाइजेशन एट लास्ट. क्या हो रहा है? सीवेज डिस्पोज हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स उतने नहीं है, उसकी वजह से अनट्रीटेड सीवेज है और वाटर बोर्न डिजीज अराइज होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट two things, anaerobic sludge digestion, and the next point we discussed about is biogas. And stay tuned for our next lecture. Thank you so much. We will continue our lecture with biogas only. We have discussed about STP, क्या था? Sewage treatment plant. We have discussed about biogas. We have discussed about what is biogas. We have discussed about who is managing STP. That is females. F है forest, then E is environment and M है ministry. वो लोग दो action plans पे work कर रहे हैं. That is Ganga action plan and the another one is Yamuna action plan. Then we have seen that biogas production हो रहा है तो कौन से दो चीजों पे हो रहा है? एक तो है कि microorganisms कौन सी टाइप का है और दूसरा क्या था? We have seen that microorganisms किस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को एज ए फूड ले रहे हैं. ये दोनों के बेसिस पे हमें क्या मिलेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोगैस. सबसे प्रीडोमिनेंट और सबसे ज्यादा मिलने वाला बायोगैस कौन सा है? दैट इज मीथेन बायोगैस. उसके साथ साथ what we are getting hydrogen and we are getting carbon dioxide, and all we have discussed in our last lecture, which I am repeating the same. I hope till that lecture you are clear. If you are not, then again repeat that lecture and then come back here. ठीक है? Now today we will be discussing about basics of biogas. Biogas production हो रहा है, हमें पता है that microorganisms are doing that. We are knowing that microorganisms are giving you based on the organic substrate they are taking, based on their growth and based on their metabolism. But ये सारी चीजें वो करते कहाँ पे है? Where they are doing? The figure I will show you in the next lecture to this. Right now we will discuss some points कि biogas production होता है exactly कहाँ पे और कैसे है. ठीक है? Starting with the very first point. A concrete tank. Tank कैसी होती है? Concrete. कितनी लंबाई और कितने फीट उसकी होती है टैंक की? It is 10 to 15 feet deep. उसकी in depth क्या होती है? 10 to 15 feet deep. कैसी टैंक होती है? That is concrete tank in which biowaste are collected. और उसमें क्या किया जाता है? जितने भी biowaste है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसकी स्लरी बनाई जाती है, यानी कि स्लरी ऑफ डंग इज बीइंग फीडेड टू दैट. यानी कि डंग प्लस वाटर को मिक्स किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्लरी. किसी भी चीज में अगर आप पानी ऐड करो दैट बिकम स्लरी. सो हियर ऑल्सो डंग के साथ, यानी कि गोबर के साथ पानी को मिलाओ, इट बिकम्स योर स्लरी. अभी हमें क्या चाहिए? वी वांट
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डंग हमने देखा था गोबर गैस में कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, मिथेनोजेंस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, CH4 दैट इज मीथेन गैस। किस चीज को लेंगे, बायोवेस्ट यानी कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करेंगे। एग्जैक्टली किस चीज को यूटिलाइज करेंगे, सेल्यूलोज को। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्क्रीट टैंक बना हुआ है, उसकी 10 to 15 फीट डेप्थ है, डीप है उतना, और उसमें हम बायोवेस्ट कलेक्ट करते हैं और डंग और वाटर की स्लरी बना के भी उसको उसमें डाल देते हैं। ठीक है, दिस इज योर पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। A floating cover is placed over the slurry। अभी स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर बनाया जाता है जिसके बेसिस से और जिसके फोर्स से क्या होगा, whatever the gas is being produced inside your particular concrete tank, उसके अंदर जितने भी गैस प्रोड्यूस होंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सभी फोर्स से कहाँ पे जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इसलिए a floating cover is placed over the slurry। Outlet is connected to nearby houses via pipes। Now अभी क्या होगा, वी आर डूइंग दिस फॉर एग्जैक्टली गेटिंग व्हाट, बायोगैस चाहिए हमें। हम क्या कर रहे हैं, एक कंक्रीट टैंक में सारा का सारा वेस्ट डाल रहे हैं, उसमें डंग और वाटर का स्लरी डाल दिया। डंग में ऑब्वियस ऑर्गेनिजम्स होंगे जो बायो वेस्ट को डाइजेस्ट करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, गैस को एज ए एंड प्रोडक्ट रिलीज करेंगे। तो बायो वेस्ट का डाइजेशन भी हो गया और हमें एंड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बायोगैस। कहाँ पे हो रहा है, कंक्रीट टैंक। उसकी फीट यानी कि डेप्थ कितनी है, 10 to 15 फीट, और उसमें क्या क्या चीज है, बायोवेस्ट है, उसके साथ साथ स्लरी है यानी कि डंग प्लस वाटर। अभी उस पे एक फ्लोटिंग कवर प्रेजेंट है जो क्या करेगा, गैस को ऊपर जाने में हेल्प करेगा और गैस हमें एज ए एंड प्रोडक्ट बाहर एसाइड मिलेगा, जिसको हम बाहर की साइड पे वी विल कलेक्ट दैट गैस, और उस गैस को एज ए पाइपलाइंस हर एक घर में जोड़ा जाता है। नाउ व्हाई, बिकॉज वी नीड टू प्रोवाइड गैस टू रूरल एरियाज। आपको पता है हमने बात की, ठीक है। सो फॉर दैट आउटलेट जो इसका होता है जहाँ से गैस बाहर निकल सकता है, उसका आउटलेट इट इज कनेक्टेड टू हाउसेस वाया पाइप। द स्पेंट यानी कि रिमेनिंग जो भी स्लरी बची है अभी, इट इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट। अभी जो भी स्लरी बची है जिसका कुछ काम नहीं है, जिसकी हेल्प से हमें अभी गैस मिलने नहीं वाला है क्योंकि ऑलरेडी डाइजेशन हो गया है, तो उसको हम अलग से सेपरेट करेंगे। दैट मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। हर एक चीज, यू जस्ट सी, हर एक चीज हमें हेल्पफुल होती जा रही है। पहले हमने वाटर क्लियर किया, फिर क्या हुआ, एक्टिवेटेड स्लज की हेल्प से हम फिर से वाटर क्लीन कर सकते हैं। अगर हमें वाटर क्लीन मिला है, अभी ऐसे एंड प्रोडक्ट एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स बचे हैं, तो वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ हेल्पफुल होंगे, दे विल बी हेल्पफुल टू अस टू गिव अस बायोगैस। अभी बायोगैस तो मिल गया, अभी भी कुछ बचा है, तो वो जो भी कुछ वी आर गेटिंग एज एन आउटलेट, जो भी रिमेनिंग स्लरी है, वॉट एवर इज रिमेनिंग, वो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्लांट के ग्रोथ में, इन द सोइल। उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर, खातर, ठीक है। एज अ फर्टिलाइजर वी आर यूजिंग दिस रिमेनिंग स्पेंट, दैट इज वॉट एवर इज रिमेनिंग आफ्टर डूइंग ऑल द प्रोसेस, उसको लास्ट में हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करेंगे। तो हमें बायोगैस मिला, हमें फर्टिलाइजर मिला। सो फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट we are getting so many things which are useful for us, right? More often it is built in rural areas। हमने बात की थी, rural areas में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि they want this gas for cooking and they want energy source from biogas for lighting। तो कुकिंग और लाइटनिंग पर्पस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम बायोगैस का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, कौन से एरियाज में, रूरल एरियाज में। So in today's lecture it was very easy, you just have to remember what is biogas। बायोगैस कौन प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिजम्स, उनकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस करते हैं। डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की कौन सी टाइप है और वो कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को एज ए फूड यूटिलाइज करता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक टैंक लिया, कंक्रीट टैंक, उसमें हमने बायोवेस्ट डाला, उसमें हमने स्लरी डाली, दैट इज डंग प्लस वाटर। क्या करेंगे, डंग के जो भी मिथेनोजन बैक्टीरिया होंगे वो सब डाइजेशन करेंगे बायोवेस्ट का। आफ्टर डूइंग डाइजेशन दे विल गिव अस समथिंग एज एन एंड प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट बायोगैस। Whatever the biogas we are getting, it will be delivered to all the houses from outlet
in all the pipes such that rural areas में हर एक houses में क्या जाएगा, gas for cooking and energy for lightning. अभी last में उसमें भी जो बचेगा that is remaining spent यानी कि remaining जो भी चीज़ अभी बची वो हम क्या करेंगे, उसको भी utilize कर देंगे. सारे की सारी चीज़ utilize करनी है बस. So उसको भी हम क्या करेंगे, as a fertilizer use करेंगे for growth of plants and for nutrition for the plants. And this is basically useful to all the human beings and to all our environment. Right? I hope today's lecture is clear to you all, and stay tuned for the next lecture. Thank you so much. Biogas. Objective: to learn about the production and use of biogas. Biodegradable matter from either living or dead organisms decays with help from microorganisms. When the organic matter is decomposed anaerobically, in other words, decomposed without being in the presence of oxygen, gas is produced. Since the source of such gases is organic material, it is referred to as biogas. A typical biogas production plant has two major components: the digester and the gas holder. The digester is an airtight container into which the organic waste is dumped. It is here the waste is broken down and decomposed with the aid of bacteria. As the waste decomposes, gases such as carbon monoxide, methane, hydrogen, and nitrogen are released. The gas holder is a tank that harnesses the gases emitted by the decomposed sludge. The released gases are collected through an outlet pipe. After collection, biogas is fed into a chamber where the percentage of methane gas is increased. This enriched biogas from the chamber is then burnt in a gas engine generator. The produced electricity is passed through wires for domestic usage. Usually, backyard biogas production is sufficient to meet household requirements. It is a low-cost, renewable source of energy, relying only on waste materials. Summary: biogas is produced by the anaerobic decomposition of organic matter. Biogas is rich in methane. It is considered an alternative energy source. We'll continue our topic from where we have left, and we were on biogas plant. We have discussed about the basics of biogas plant. And in that lecture, I also added one video through which, that is animated video, through which you can easily understand how biogas plant works. Fine. Now further again, according to your NCERT book, there is one diagram given for your biogas plant. We will discuss that particular diagram and somewhat about the previous lecture what we have done. So please concentrate. So here is the whole diagram of biogas plant. Fine. The first one, what we have discussed was what is added in this particular concrete plant. What is added? That was nothing but bio waste. Bio waste को ऐड करने के बाद हम और क्या ऐड करते हैं? That is very important. Dung plus water. This is also known as slurry. This is also known as slurry. This we have discussed in our last lecture. Now this dung plus water will be then passed out into this concrete tank of the biogas plant, which is very basic. This concrete tank
will be having particular flux and will be acting as digester. यहाँ पे सारे के सारे बायोवेस्ट as well as dung plus water, यहाँ पे क्या होगा, उनका digestion होगा. As well as with this we are also having our activated sludge. Now remember, what is activated sludge? We have discussed. Starting from very first point, here I have written some of the very basic things. Effluent, which we are getting from which treatment? Primary treatment. उसको और क्या बोला जा सकता है? It is also known as physical treatment. Primary treatment में से हमें जो भी effluent मिलता है, वो effluent को हम लेंगे और हम कहाँ पे डालेंगे? एयरलिफ्ट फर्मेंटर में और एयरलिफ्ट टैंक में, जहाँ पे हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीज थी. एक थी फ्लॉक्स that was digesting the organic matter. Other two things which are very important, that were agitation as well as aeration. दो चीज थी, agitation और aeration as well as flux. तो यहाँ पे effluent में flux क्या करते हैं? जो भी organic matter है उसका digestion करते हैं. The lower the organic matter, the lower the biological oxygen demand. This you have to remember. वो होगा यहाँ पे airlift tank. After that, whatever is remaining, we are passing on to secondary treatment, जिसको क्या बोला जा सकता है? Biological treatment. Secondary treatment में क्या होगा? Here there will be nothing but remaining of flocks. यहाँ पे सिर्फ फ्लॉक ही बचेंगे. उसको हम क्या बोलते हैं in detail? Flock means bacteria plus fungi. They are known as flock. अभी ये फ्लॉक को हम secondary treatment से क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या है अभी? It is known as activated sludge. This activated sludge, here we have taken the same. Now you can correlate each other. The whole process which we have done, first primary treatment, then effluent लिया, airlift tank में डाला. Flocks वहाँ पे क्या कर रहे थे? They were digesting the organic matter and they were giving us something clean water. Now still यहाँ पे क्या बच गया है? Flocks. उसको अभी हम secondary treatment में क्या बोलेंगे? They are known as activated sludge. और ये टैंक को क्या बोला जाता था? सेडिमेंटेशन टैंक. अभी ये एक्टिवेटेड स्लज जो भी बचा है वो अगेन हम रीयूज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? रीयूज. क्यों? अगर फिर से कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन करवाना है देन अगेन ये एक्टिवेटेड स्लज काम आएगा. तो हमें बायोगैस प्लांट में क्या करना है? वी हैव टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर. सो अगेन यहाँ पे क्या चाहिए होगा? स्लज, नॉन एज एक्टिवेटेड स्लज, जो यहाँ पे क्या करवाएगा? डाइजेशन. एंड ये इन बिटवीन वाला जो टैंक है, कॉन्क्रीट टैंक, उसको क्या बोला जाता है? डाइजेस्टर, जहाँ पे डाइजेशन एक्चुअल में हो रहा है. ड्यूरिंग दिस डाइजेशन अभी हमने देखा था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. इसके बाद हमने क्या देखा था? एनारोबिक स्लज डाइजेशन. एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर मीन्स व्हाट? एनारोबिक बैक्टीरिया जो किसको फीड कर रहा है, किसको खा रहा है? दे आर ईटिंग फ्लॉक्स और यू कैन टेल इट activated sludge. They are feeding activated sludge. Anaerobes, they are feeding on an activated sludge. अभी जब वो activated sludge को feed कर रहे हैं या तो flocks को break down कर रहे हैं, तभी वो क्या release करेंगे as end product? Biogas. तो now you can correlate this with here. Digester में organic matter का digestion होगा, breakdown होगा और जो भी release होगा that is nothing but gas. Gas can be of three types we have seen: methane gas, carbon dioxide, hydrogen as well as H2S. Fine. So here CH4, H2, CO2 and H2S are the gas released during this process of digestion. ये गैस जो रिलीज होगा, हमने देखा था एक फ्लोटिंग कवर रखा जाता है. So this is a floating cover arrange. ये जो है ये गैस को एक्सेप्ट करता हुआ पूरा ब्लॉक है, जहाँ पे गैस क्या होगा? यहाँ पर से एक्सेप्ट होगा और it will be passed on through this pipe outside, and these pipelines are being arranged to each and every house in the rural areas. I think you are getting the point. So हमने क्या डिस्कस किया था? बायोगैस किसके लिए जरूरी है? रूरल एरियाज में कुकिंग के लिए और वहाँ पे लाइटनिंग देने के लिए. तो इसी तरह से पूरा प्लांट जो डिजाइन किया गया है, एक तरफ से डंग प्लस वाटर स्लरी है, बायोवेस्ट को हमने डाल दिया है. This slurry will go inside this concrete tank. Activated sludge है जो क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन कर रहा है. यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है. Slowly, slowly, slowly this will be digested. The more it will go on digestion, digestion जितना ज्यादा होगा उतना ही गैस ज्यादा रिलीज होगा. They will release gas
and that gas will be going into another tank जो फ्लोटिंग रहता है ये कॉन्क्रीट टैंक के ऊपर। ये फ्लोटिंग कवर वहां से गैस को एक्सेप्ट करेगा और वो गैस कहाँ पे जाएगा, एक पाइप थ्रू आउटलेट में से निकल जाएगा और वहां से पाइपलाइन थ्रू हर एक हाउसेस में कनेक्ट किया जाएगा, एग्जैक्टली इन रूरल एरियाज। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट। हम लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे सच दैट यू गेट क्लियर विद दिस टॉपिक। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्टिवेटेड स्लज। पहले था प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको बोला जाता है फिजिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो, एंड देन प्राइमरी ट्रीटमेंट में से हमें 3 लेयर्स मिले थे। लोअर मोस्ट वॉज प्राइमरी स्लज, इन बिटवीन वॉज नॉन एज ग्रीट और अपर मोस्ट था एफ्लुएंट। एफ्लुएंट को हम डालेंगे एयरलिफ्ट टैंक में जहाँ पे फ्लॉक्स होंगे, फ्लॉक्स यानी कि बैक्टीरिया प्लस फंगी। वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन करेंगे। फिर हमने देखा था कि बीओडी यानी कि क्या, द लोअर द ऑर्गेनिक मैटर द लोअर द बीओडी, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होगा उतना ही कम क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो इन द सेम वे आफ्टर फ्रॉम दैट एयरलिफ्ट फर्मेंटर द ऑर्गेनिक मैटर इज लोअर्ड, तो अभी क्या बचेगा, ओनली एंड ओनली फ्लॉक्स। तो अब वो फ्लॉक को हम लोग ले जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम उनको बुलाएंगे एक्टिवेटेड स्लज। ये एक्टिवेटेड स्लज फिर अगेन रीयूज हो सकता है सच दैट वी कैन अगेन ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर व्हेनेवर नीडेड। फिर अभी उसका यूज खत्म हो गया, देन वी नीड टू टेक आउट ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट इज बैक्टीरिया प्लस फंगी, अब हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए अभी कौन रोल में आएगा, दैट इज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया एक्टिवेटेड स्लज को ब्रेक डाउन करेंगे, या तो आप बोल सकते हैं फ्लॉक्स को खा जाएंगे, ब्रेक डाउन कर डालेंगे और एंड प्रोडक्ट में रिलीज करेंगे, वो होगा बायोगैस। एग्जैक्टली बायोगैस कैसे होता है वो प्लांट मैंने इसके पहले के लेक्चर में ऐड किया हुआ है, और दैट सेम प्लांट दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी आई हैव ड्रॉन हियर, दैट इज डंग प्लस वाटर going inside concrete tank having digester activated sludge, जो क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा। जितना ज्यादा डाइजेस्ट करेगा एज एंड प्रोडक्ट वो क्या रिलीज करेगा, गैस। दैट गैस विल गो अप इन दिस फ्लोटिंग कवर, विल बी हैविंग आउटलेट, एंड वो गैस कहाँ जाएगा, हर एक पाइपलाइन थ्रू हाउसेस में, और इसको बोला जाता है गैस होल्डर। दिस इज नॉन एज एक्टिवेटेड स्लज, एंड हियर देयर विल बी बैक्टीरिया प्लस फंगी, and anaerobes will feed on them and will produce end product gas. So I hope this lecture is clear to you all, and stay tuned for the next lecture. Thank you so much. Every day, every hour, every minute, all over Moreton Bay and the Sunshine Coast, toilets are flushing, sinks are draining, washing machines are washing, showers are spraying and dishwashers are cleaning as our homes, schools and businesses use water and create sewage. Most of us make around 162 litres of sewage a day. 99% of sewage is just dirty water. The rest is made up of solids, chemicals, fats, nutrients, nasties, and some items that should not be in the sewerage network. That's a lot of poo. Oh, sewage isn't just poo. It's also anything you flush down the toilet or send down your sink and your drain. We're from Unity Water. Every day, we safely remove and treat all sewage from your homes, schools and workplaces. Behind the scenes, we're super busy, and today you're coming along for the ride. We'll show you what we do and why it's so important. Did you know that no new water is ever made? The same water just keeps being used, cleaned and treated over and over and over again. That water in your drink bottle right now is actually as old as the earth itself.
Before the world's population grew so much, and before there were all these houses and buildings, Mother Nature used to treat all the water through the natural water cycle. Rain would fall, water the world, then evaporate into clouds before eventually returning as rain or snow or sleet. But now we use so much water and it becomes so polluted that nature simply can't keep up. We now have the urban water cycle to give Mother Nature a hand. When it rains, the water is captured in huge dams. It's treated before it's ready for you to use. After you use the water, we pump the sewage away in underground pipes to be treated and cleaned at a sewage treatment plant before it is returned safely to the environment. Sewage treatment helps to keep us healthy and our waterways clean. It's a big job, but we are incredibly lucky. Right now, 2.5 billion people in the world don't even have access to a clean, safe toilet. And that means people get sick and the environment suffers too. Without proper treatment, sewage can significantly impact health and our environment. Thousands of children in developing countries still die every year from diseases caused from poor sanitation. In fact, the flush toilet has been rated as the greatest medical invention in the last 150 years. Here at Unity Water, we treat around 150 million litres of sewage every day. That's the same as 60 Olympic-sized swimming pools. Imagine what would happen if we didn't treat it and clean it. Where would it end up? What would it do to our environment and our health? Follow us to find out what happens when all that sewage leaves your sink or goes down your toilet. So here goes. Pegs on noses. We're about to take a journey through the sewerage network. Off to Unity Water! When sewage is flushed or drained away from your house, it enters a huge maze of pipes that connect your house to the sewerage network. The sewerage network is all the pipes, pumps and treatment plants used to remove and treat the sewage. Just think, right now under the ground, raw sewage is travelling to the sewage treatment plant. When the sewage arrives at the treatment plant, we screen it to remove all the unwanted objects. We find all sorts of strange things that shouldn't be there. Toys, false teeth, jewellery and even underpants. We also find lots of other items that cause big problems for the treatment plant. Things like baby wipes and cleaning wipes, nappies and fats and oils. Once all the sewage is screened, some treatment plants have special tanks that hold all these screened sewage and control how much sewage enters the treatment plant at any one time. This helps to ensure the quality of the treatment is always consistent. When the sewage is released from the holding tanks, the treatment process starts. Sewage treatment is one great big science project. It's a complex process and we can't do it alone. We need a bit of help from our friends, the friendly bacteria. Fortunately, these happy, hungry guys love all the organic matter in the sewage that we want to get rid of. In fact, it's their favourite food. That's right. These guys eat all the carbon and reduce the amount of phosphorus and nitrogen in the sewage that can impact the health of our waterways. So we feed them in huge bioreactors filled with lots of oxygen. They can eat and breathe and have lots of hungry babies that eat more and more and more. When the nutrients have all been gobbled up, it's time to move the sewage onto special clarifiers that separate the solids from the water in the sewage. The solids are called sludge or biosolids. We drain them out, dry them out and send them off to help fertilise crops for animal food. Some of the friendly bacteria that are left get a little break, but then get sent straight back to work in the bioreactors for more gobbling. And the remaining water is our treated sewage. It's now called effluent and it gets sent on to be cleaned and filtered again. By now, our treated sewage is looking pretty good, but we need to make sure it's ultra clean. So we filter it, then we disinfect it with ultraviolet rays or chlorine to reduce any hidden germs or nasties that might have snuck through. All the way through our treatment processes, the treated sewage is tested to make sure it meets strict rules. At the end of the process, the treated sewage is called effluent and it's been tested for quality more times than bottled water.
Around 24 to 48 hours after the sewage arrived at the sewage treatment plant, it's been screened, broken down, eaten up by bugs, separated, filtered and disinfected. And tested and tested and tested. It's now clean, treated water, ready to continue on its journey through the urban water cycle. The process is complete, but the work is never done here at Unity Water. We all use water and we all make sewage every day. Run your tap, flush your toilet, clean your dishes, have a bath. When you're done, the process starts again. And our team at Unity Water will be there to protect you and the environment.